तो दोस्तों आइए समझते हैं कि करेले की मॉडर्न खेती, उन्नतशील खेती कैसे करें। करेले में कौन कौन से रोग आते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व वगैरह कब कब और कैसे कैसे देना चाहिए, पूरा डिटेल पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, करेले की जो बुआई होती है वो बरसात के समय में जून से जुलाई में की जाती है और ठंडी के समय में दिसंबर से जनवरी के बीच में की जाती है। और इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है इसके जर्मिनेशन के लिए, इसके अच्छे से विकास के लिए, वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो इसका जो वृद्धि और विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और इस टेम्परेचर में हमें यील्ड में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और मिट्टी की बात करें तो इसमें कोई भी मिट्टी चल जाएगी, बस जो मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो इन सब कंडीशन पर हमारे करेले का वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छे से होगा। और अब लैंड प्रिपरेशन की बात करें कि खेती की तैयारी कैसे करें, तो देखिए, बुआई के लगभग 1 महीना पहले आप अपने खेत की अच्छे से जुताई कर दीजिए और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि उसमें जो कीट वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो फफूंद वगैरह हैं, वो सब धूप में जलकर मर जाएं, ताकि हमारे करेले में कोई रोग वगैरह ना लगे। और फिर 1 महीने बाद, मतलब जब बुआई का समय हो, फिर से एक बार जुताई कर दीजिए अपने खेत की। 2-3 ट्राली गोबर की खाद छींटकर आप अपने खेत को रोटावेटर से एकदम समतल कर दीजिए और मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर दीजिए, ताकि जो जड़ों का विकास है, हमारे पौधों के जड़ों का विकास है, वो एकदम अच्छे से हो। इससे क्या होगा कि जब हमारे पौधों के जड़ों का विकास अच्छा रहेगा तो जो हमारे पौधों का विकास है वो भी बहुत अच्छे से होगा। और जितना अच्छा हमारा पौधा का ग्रोथ होगा, जितना अच्छा हमारे पौधों का विकास होगा, उतना ही ज़्यादा हमें यील्ड और प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और अब आप इसमें बेड बना लीजिए अपने खेत में। आपकी मिट्टी एकदम समतल हो गई है, एकदम भुरभुरी भी हो गई है, तो अब आप इसमें बेड बना लीजिए। जो बेड के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, वो लगभग 2.5 से 3.5 फीट की होनी चाहिए। और जो बेड की चौड़ाई होगी, जो एक सिंगल बेड की चौड़ाई होगी, वो लगभग 3 फुट का होना चाहिए। और जो बेड की ऊंचाई होगी, वो लगभग 1 फुट की होनी चाहिए। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई है, ये एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, किसानों के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से बदल सकती है। तो इस पर आप ज़्यादा गौर मत करिए, इसको आप अपने हिसाब से देखिए कि जैसा आपको सही पड़े। तो बेड भी बन चुका है, अब बारी है बीज की बुआई करने की। तो बीज को आप डायरेक्ट अपने खेत में बो सकते हैं और इसकी नर्सरी लगाकर भी आप इसको बो सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप नर्सरी लगाकर ही बोइए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नर्सरी में क्या होगा कि पौधों में रोग आने की समस्या जो है वो कम हो जाएगी कुछ हद तक, और जो आपका पौधा है वो सारे पौधे पूरे खेत में एक ही साथ लग जाएंगे और एक ही साथ उनका विकास होगा। लेकिन बीज में क्या होता है कि कोई पौधा लगा, कोई नहीं लगा, कोई बीज खराब हो गया, कोई बीज जामा ही नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं हो किसी बीज का, किसी बीज में रोग लग गया तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें बीज वाले में क्या होता है, तो प्लांट की जो पॉपुलेशन रहता है, प्लांट का जो जनसंख्या रहती है, उसमें थोड़ा कमी आ सकती है। लेकिन जो नर्सरी वाला रहता है वो सबसे बेस्ट होगा, उसमें आपको कोई भी रोग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और आपका जो पौधे का विकास है, सारे पौधे एक साथ तैयार होंगे, एक साथ फल देने शुरू कर देंगे। और जो प्लांट से प्लांट की दूरी होगी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी होगी, वो लगभग 2 फीट होनी चाहिए। ये आपकी वैरायटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। और रोपाई करते समय ही हम इसमें कुछ बेसल डोज भी दे देंगे, ताकि पौधों का विकास जो है वो थोड़ा जल्दी हो। तो इसमें हम लगभग 50 kg DAP, डाइअमोनियम फॉस्फेट, और लगभग 100 kg SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, प्लस 35 kg MOP का छिड़काव करेंगे, ताकि हमारे पौधों का ग्रोथ वगैरह, हमारे पौधों का विकास थोड़ा फास्ट हो, थोड़ा जल्दी हो। और अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आपके एरिया के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से डिपेंड करेगा कि इसमें कब कब पानी देना चाहिए। और जैसा मतलब आपको लगे कि आज ज़रूरत है पानी की, तो आप पानी दे दीजिए। मिट्टी का मॉइस्चर आप रेगुलरली चेक करते रहिए। मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम पानी भर दें, एकदम पूरा कीचड़ हो जाए, पूरा मिट्टी एकदम गीली हो जाए। एकदम गीली नहीं होनी चाहिए, बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। तो आप पानी का जो है वो रेगुलरली चेक करते रहिए अपने खेत में जाकर कि पानी की आवश्यकता है या नहीं है। और हाँ, एक मेन बात, अगर आप करेले की खेती बरसात में कर रहे हैं तो आप इसमें तार बांस की बंधाई जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही ज़मीन में छोड़ दें खुला और आप सोचें कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें आपका पौधा एकदम ख़राब हो जाएगा, पौधे में इतना डिजीज़ लग जाएगा, इतना रोग लग जाएगा, आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा खेती बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बरसात के समय में खेती कर रहे हैं तो आप तार बांस की बंधाई जरूर करिए। और बांस की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 1500 से 1800 बांस बड़े आराम से लग जाएगा।
और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बंधाई कर रहे हैं, कौन से तरीके से बंधाई कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर बंधाई कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप तारबाज बंधाई जरूर करिए। और ठंडी में जब हम लगाते हैं जो कि हमारा गर्मी में जाकर इल्ड निकलता है, उसको आप ऐसे ज़मीन में छोड़ सकते हैं। अगर आप ठंडी में खेती कर रहे हैं तो उस पौधे को आप ऐसे ज़मीन में फैलने दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्शन चालू होता है तो लगभग गर्मी आ चुकी होती है, तो वहाँ पर गर्मी में लू वगैरह चलती है, गरम हवाएं चलती हैं, जिससे अगर आप अपने पौधों को ऊपर चढ़ा देंगे, आप अपने पौधों को तारबाज बंधाई से ऊपर चढ़ा देंगे, तो वहाँ पर जब गरम हवाएं आपके पौधों में लगेगी तो आपके पौधों को नुकसान करेगी, जिससे आपके यील्ड और प्रोडक्शन में भी बहुत दिक्कत है, मतलब कमी आएगी। तो इसलिए उस केस में जब आप ठंडी में खेती करें तो आप अपने पौधों को ऐसे नीचे ही फैलने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपका पौधा नीचे रहेगा तो उसमें गर्म हवाएं नहीं लग पाएंगी, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए अब मेन बात समझते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे करें, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेले की लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं। जब हम करेले की बुआई करते हैं उससे 30 दिन तक, मतलब शुरुआती के 30 दिन पौधों का विकास होता है। फिर इसके बाद 45 से 50 दिन पर इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग होती है। फिर 50 दिन के बाद लगातार इसमें फ्लावरिंग आती रहती है, फ्रूट सेटिंग होता रहता है। और ये लगभग 120 दिन की फसल है, मतलब कि 120 दिन में से 50 दिन निकाल दो। 50 दिन के बाद इसमें लगातार फल आना स्टार्ट होता है। तो पहले कि अगर 50 दिन निकाल दें तो लगभग 50, 120 में से 50 गया 70, मतलब कि इसमें लगभग 70 दिन लगातार फ्लावरिंग आती रहेगी और फ्रूट सेटिंग होता रहेगा। और इसको आप थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं अगर न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करेंगे तो। मतलब कि 70 दिन में आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ले लीजिए। और ये तभी होगा जब आप पोषक तत्वों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, शुरुआती 30 दिन के अंदर जब हमारा पौधा विकास की स्थिति में हो, जब हमारा पौधा बढ़ रहा होगा, जब इसमें नए नए कल्ले आ रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें 1261 देंगे ताकि हमारे पौधे में जो कल्ले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। और जितने ज़्यादा कल्ले रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा यील्ड निकलेगा। और अगर आप बरसात के समय में खेती कर रहे हैं करेले की, तो हम इसमें 0-34 को भी जरूर अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा पौधा है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ इसकी रुक रुक के होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बरसात के समय में मौसम ऐसा रहता है जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। जो इनका मेन कल्ला है वो बहुत तेज़ी से भागता है, इस केस में इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं और फ्लावरिंग वगैरह बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम 0-34 अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा मेन तना है, मेन कल्ला है, वो थोड़ा धीरे भागे और जो साइड में जो कल्ले निकलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल लगने के चांसेस बढ़ जाएं। और इसमें हम ग्रोथ हार्मोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गिबरलिक एसिड हो गया। तो जब हमारे पौधे में शुरुआती स्टेज में जब 4 से 5 पत्ता निकल गया हो तो वहाँ पर हम गिबरलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधा है उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। ग्रोथ तेज़ी से होने का मतलब ये नहीं कि हमारा मेन तना बहुत तेज़ी से भागेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग भी हो जाएगा, थोड़ा ग्रोथ तेज़ी से होगी और जो हमारे पौधों की जड़ वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से विकास कर पाएंगे। जो फ्रूटिंग स्टेज है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिलेगा प्रोडक्शन में। लेकिन हाँ, गिबरलिक एसिड का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो गया तो आपके खेतों में, आपके पौधों में उल्टा प्रभाव दिखने लगेगा, यील्ड बढ़ने की जगह यील्ड घट जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि गिबरलिक एसिड का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये जो करेले का पौधा है ये बहुत जल्दी स्टेज में आ जाता है। जब भी कोई वातावरण में चेंज होता है, बहुत जल्दी जब वातावरण में बदलाव होता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होती है, ड्रॉट वगैरह पड़ने लगते हैं, इरिगेशन में दिक्कत आती है, तो इस केस में हमारा जो ये करेले का पौधा है ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत जल्दी परेशान होने लगता है। और जब हमारा करेले का पौधा स्ट्रेस में जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल फ्लावर आने लगेंगे, जिसके कारण हमारा यील्ड, हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक घट जाएगा। क्योंकि फीमेल फ्लावर आएंगे नहीं तो फल ही नहीं लगेगा।
तो इसलिए हमें करेले में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब आपको लगे कि आपका करेला स्ट्रेस में जा रहा है, यानी कि जब आपको लगे कि वातावरण बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आ रहा है, या फिर इरिगेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इस केस में आप कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं, आइए उसको भी समझ लें। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस केस में आप सबसे पहले तो अपने पौधों 19-19-19 का स्प्रे लीजिए महीने में लगभग 2 बार, और फिर 2-3 दिन छोड़कर 13-0-45 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे ले लीजिए। और अगर आपने बेसल में मैग्नीशियम नहीं डाला है तो मैग्नीशियम का भी अप्लाई करिए। और देखिए, जो आप बेड बनाएंगे, जो नालियाँ बनाएंगे, वो आप जिस डायरेक्शन से निकलता है, यानी कि सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो आप जो नालियाँ हैं, जो बेड हैं, आप उत्तर दक्षिण बनाइए। आप नालियाँ जो है उत्तर दक्षिण की ओर बनाइए। जिससे क्या होगा कि जब सूरज निकलेगा हमारे सारे पौधों पर, सारे नालियों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा। जब सूरज यहाँ रहेगा और हमारी नालियाँ यहाँ पे हैं, तो जो सूरज की किरणें हैं यहाँ पर सबसे पहले वाले रो पर पड़ेगी, इसके बगल वाले में नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जब एकदम टॉप पर रहे तब सारे नालियों पर लगातार सूरज की किरणें पड़ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर ये नीचे जाएगा, फिर पीछे वाले पर पड़ेंगे, उसके आगे वाले पर नहीं पड़ेंगे, और नीचे जाएगा और पीछे वाले पर पड़ेंगे, उसके आगे वाले पर नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही जो सूरज की किरणें हैं वो हरदम हमारे हर एक पौधों पर नहीं पड़ेगी। लगातार जब उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगा तो हमारे पौधों का टेम्परेचर डाउन रहेगा, और इससे हम टेम्परेचर में हल्का सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने बेड का जो डायरेक्शन है वो उत्तर दक्षिण ही बनाइए, उत्तर दक्षिण बनाइए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप कभी भी इसमें अचानक से पानी मत दीजिए, अचानक से इसको कोई खाद मत दीजिए, धीरे धीरे डोज बढ़ाइए। अचानक से कोई भी काम मत करिए। इसमें आपको लग रहा है कि सूखा पड़ रहा है, जब ऐसी कंडीशन आए तो इसकी सिंचाई थोड़ा थोड़ा करके करिए। ये नहीं कि एक बैग ही आप पूरे 4 दिन का पानी एक बैग ही आप इसमें छोड़ दिए, तो इस केस में भी पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ही नुकसान होगा। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें, पोषक तत्वों को कैसे मैनेज करें। तो देखिए, जब इसमें लगातार फ्लावरिंग आने लगे, इसमें फल बनने लगे, तो वहाँ पर हम न्यूट्रिएंट को कैसे मैनेज करें। तो पहले डोज में हम इसमें 12 एकसेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद उसके तीसरे दिन बाद, मतलब एक दिन छोड़कर, अगर हम आज 12 एकसेट अप्लाई किए तो कल छोड़कर परसों, यानी कि परसों हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 13-0-45 का स्प्रे लेंगे। और फिर अब इसके तीसरे दिन, जिस दिन हम 13-0-45 का स्प्रे लेंगे, उसका एक दिन छोड़कर, अगले दिन छोड़कर उसके अगले दिन हम इसमें फिर से 13-0-45 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे लेंगे। और हम महीने में 15 दिन के अंतराल में, मतलब कि महीने में 2 बार हम बोरॉन का स्प्रे लेंगे। और हम महीने में 1 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे लेते रहेंगे, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे हम महीने में 1 बार लेते रहेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने करेले की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत तगड़ा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें।